हेलो, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम। एक बार फिर से आईक्यू नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक है मीजल्स, जो कि कम्युनिटी सब्जेक्ट का टॉपिक है। मीजल्स के बारे में पढ़ेंगे। मीजल्स क्या होता है, ये कैसे फैलता है और इसके क्या-क्या साइड इफ़ेक्ट हैं, इससे क्या हो सकता है। तो सबसे पहला, मीजल्स किसे कहते हैं? मीजल्स को हिंदी में खसरा कहते हैं। खसरा, मीजल्स को हिंदी में खसरा कहते हैं। और जो मीजल्स है वो एक वायरल डिजीज़ है, ना कि बैक्टीरियल। ये एक वायरल डिजीज़ है। ये क्या है? वायरल डिजीज़ है। वो बैक्टीरियल डिजीज़ नहीं है। ये वायरल डिजीज़ है जो वायरस के द्वारा होती है, यानी इसको हिंदी में विषाणु बोलते हैं। विषाणु से होने वाली डिजीज़ है। ये वायरल डिजीज़ है जो विषाणु के द्वारा होती है। डिजीज़, इट इज़ ए वायरल डिजीज़। इट इज़ कंटेजियस इन एक्यूट इन चिल्ड्रन। ये बच्चों में जो चिल्ड्रंस होते हैं, बच्चे होते हैं, उनके अंदर बहुत जल्दी से स्प्रेड होती है। इट इज स्प्रेड इज मोर विंटर, जो विंटर सीजन होती है, स्प्रिंग सीजन होती है, इनके अंदर ये बहुत ज़्यादा फैलती है। विंटर मतलब शीत ऋतु में, और ये जो बसंत ऋतु आती है उसके अंदर ये बहुत फैलती है। इट इज आल्सो नोन एज रूबेला। इसको रूबेला के नाम से भी जाना जाता है। इसको रूबेला के नाम से भी जाना जाता है। इसको मिजल्स को एक और नाम है रूबेला, उसके नाम से भी जाना जाता है। और जो ये वायरस होता है वो आरएनए टाइप का होता है। आरएनए टाइप का वायरस होता है। तो वायरस तो टाइप आरएनए और डीएनए टाइप के हो सकते हैं। तो इसमें जो वायरस जो पाया जाता है वो आरएनए टाइप का हो जाता है। तो इसका एजेंट क्या है? एजेंट का मतलब है कारक। जो इसका कारक है वो क्या हो सकता है? तो कारक जो है उसका ये क्या हो सकता है? तो एजेंट इसके अंदर मैं बताता हूँ आपको, एक मिनट। तो एजेंट का मतलब है कारक, और इसका जो कारक है वो है पैरामिक्सो वायरस डिजीज। दिस डिजीज कोज बाय पैरामिक्सो वायरस। जो पैरामिक्सो वायरस है उसके द्वारा यह डिजीज फैलती है। पैरामिक्सो वायरस के द्वारा यह डिजीज होती है। अब है सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। सोर्स ऑफ इन्फेक्शन क्या होता है? सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन, इसका मतलब हो गया, सोर्स ऑफ इन्फेक्शन का मतलब हो गया संक्रमण का स्रोत। संक्रमण का स्रोत, हिंदी में इसका मतलब हो गया संक्रमण का स्रोत। कैसे ये संक्रमण एक दूसरे में फैल सकता है? द इन्फेक्टेड पेशेंट हिमसेल्फ इज सोर्स ऑफ इन्फेक्शन। जो इन्फेक्टेड पेशेंट है, मतलब जिसको ये इन्फेक्शन हो गया है, तो इन्फेक्टेड पेशेंट है, वो खुद इसका सोर्स है। इन्फेक्शन ऑफ सोर्स, वो उसका खुद सोर्स है। तो इसका दूसरा है मोड ऑफ ट्रांसमिशन। कैसे यह डिजीज, प्रसार की विधि क्या है? कैसे एक दूसरे में फैल जाती है, प्रसार की विधि क्या है? तो ये प्रसार की विधि क्या है, इसके द्वारा ये फैल सकता है। तो इसके अंदर है इट इज ए ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है। ड्रॉपलेट मतलब ये ड्रॉप के द्वारा, मतलब एक बिंदु, हिंदी में इसको बिंदु इन्फेक्शन भी बोलते हैं। जैसे खांसने से, छींकने से। इट अफेक्टेड वन अनदर पर्सन टू कफिंग, यानी खांसना और छींकना, यानी खांसी आना, खांसी और छींकना, सीखना, इनके द्वारा ये फैल जाता है। किसके द्वारा फैल सकता है? किसके द्वारा भी फैल सकता है। इट इज ए इन्फेक्टेड थ्रू द इन्फेक्टेड हैंड, टॉयज, बोथ। जो अगर इन्फेक्टेड चाइल्ड है उसके अदर जो खेलने वाले इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, हैंड्स वगैरह, उनके द्वारा भी ये फैल सकता है। और टॉयज के द्वारा भी फैल सकता है, क्लॉथ के द्वारा भी फैल सकता है। तो ये भी एक रीजन है ये इन्फेक्शन फैलने का। उसके बाद में है विच ऑफ विच विच द पेशेंट, सॉरी, इनके द्वारा भी फैल सकता है। विच द पेशेंट्स नोज एंड थ्रोट सिक्रीशन आल्सो रिलेटेड। जो पेशेंट्स के नोज के और थ्रोट के सिक्रीशन होते हैं, नाक से और थ्रोट से जो निकलने वाले सिक्रीशन होते हैं, जैसे खांसने से निकलता है, छींकने से निकलता है, उस सिक्रीशन से भी यह डिजीज फैल सकती है। तो ये मोड ऑफ ट्रांसमिशन हो गया, इसके द्वारा ये डिजीज फैल लेती है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन, इट
इज मेनली सीन इन, ये किस में मेनली सीन देखा जाता है, तो इट इज सीन इन मेनली जो ये है इट इज मेनली सीन इन 6 मंथ टू 3 इयर्स, 6 मंथ टू 3 इयर्स के बच्चों में ये मेनली देखा जाता है। जो 6 मंथ से लेके जो 3 मंथ तक होते हैं, 3 इयर्स के होते हैं सॉरी, उनमें ये देखा जाता है मोस्टली। जो 6 यानी देखो यहाँ देखिए 6 मंथ यानी 6 माह से 3 साल के बच्चों में ये मोस्टली देखा जाता है। इसका जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है वो 10 से 14 दिन का इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड क्या होता है, मिजल्स का इंक्यूबेशन पीरियड और क्या होता है, मिडल्स को रूबेला नाम से भी जानते हैं। इसका जो फैलने का जो ट्रांसमिशन मोड क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा फैलता है, सिक्रेशंस वगैरह द्वारा फैलता है। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है उद्भवन काल। जो इंक्यूबेशन पीरियड होता है, उद्भवन काल होता है, वो 10 से 14 दिन का होता है। 10 से 14 दिन का होता है। तो ये 10 से 14 दिन का मतलब जब ये इन्फेक्शन बॉडी के अंदर इंटर करता है, ये एजेंट बॉडी के अंदर इंटर करता है, तब उसके जो फर्स्ट सिम्टम नज़र आते हैं, जो लक्षण नज़र आते हैं, वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड। जो सबसे पहले जो सिम्टम नज़र आते हैं वो होता है इंक्यूबेशन पीरियड, यानी जो फर्स्ट सिम्टम जो नज़र आते हैं वो इंक्यूबेशन पीरियड कहलाता है। अब है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स का मतलब है लक्षण। आपको क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स देखने को मिलेंगे। आई थिंक लाइट चली गई है तो थोड़ी मेरी फ़ोटो जो साफ नज़र नहीं आ रही होगी आप लोगों को, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको ये स्क्रीन अच्छे से साफ नज़र आ रही होगी। तो सबसे पहला है इसके अंदर क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स का मतलब है यहाँ रोग के जो लक्षण हैं वो क्या क्या हो सकते हैं। तो रोग के लक्षण क्या क्या हो सकते हैं, तो रोग के लक्षण इट इज़ मेनली सिम्टम आर फीवर। इसमें अंदर फीवर देखा जाता है, यानी बुखार। फीवर का मतलब यहाँ है बुखार, कफ का मतलब खांसी, और रेडनेस ऑफ द आई, आंखें क्या हो जाती है, लाल हो जाता है, आंखों में लालिमा आ जाती है, लालिमा, जो आंखें रेड कलर की हो जाती है, रेडनेस ऑफ द आई। रेसेस ऑफ द बॉडी, बॉडी के ऊपर जो है चकते जम जाते हैं, शरीर पे चकते। रेसेस का मतलब यहाँ पे है चकते, इस रेसेस का मतलब होता है चकते, बॉडी पे चकते जम जाते हैं। वाटरी आइज, जो आंखें में से पानी आना, मतलब आंखों के अंदर पानी आने लगता है। स्नीजिंग का मतलब मैंने बताया हुआ है, छींकना, मतलब उसको छींके आना। ये इट इज डिवाइडेड इन 3 स्टेज, इसको क्या है 3 स्टेज में डिवाइड किया हुआ है। मेनली जो सिम्टम नजर आते हैं वो फीवर आता है, कफ आती है, रेडनेस ऑफ द आईज, रेसेस ऑफ द बॉडी, और वाटरी आइज ये और स्नीजिंग, ये सिम्टम्स उसके अंदर नजर आते हैं। लेकिन इसको 3 भागों में इसको डिवाइड किया गया है। तो इसके जो अर्ली सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं, जो अर्ली सिम्टम्स हैं वो क्या होते हैं, अर्ली सिम्टम्स जो प्रारंभिक लक्षण होते हैं। जो अर्ली सिम्टम्स का मतलब यहाँ पे है प्रारंभिक लक्षण। अर्ली सिम्टोमेटिक स्टेज, प्रोमोडियल स्टेज, इसको बोलते हैं अर्ली सिम्टोमेटिक स्टेज और अर्ली प्रोमोडिक स्टेज। जो प्रारंभिक लाक्षणिक अवस्था होती है, जो अर्ली का मतलब हो गया प्रारंभिक, प्रारंभिक प्रारंभिक लाक्षणिक अवस्था। इसके अंदर जो है ये शुरू में क्या देखा जाता है प्रोमोडियल स्टेज के अंदर, इस अवस्था में क्या होता है, दिस स्टेज स्टार्ट अबाउट 9 to 10 डेज, ये 9 से 10 दिन के अंदर ये स्टेज स्टार्ट होती है वायरल इन्फेक्शन के कारण। जब वायरस बॉडी के अंदर इंटर करता है तो ये 9 से 10 दिन में यह स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो इट इज कंटिन्यू टू इंक्रीज 4 to 5 डेज, और ये 4 से 5 दिन तक कंटिन्यू इंक्रीज होती जाती है। इसके अंदर जो सिम्टम्स जो इंक्लूड होते हैं वो कफ होती है, मतलब खांसी, स्नीजिंग, छींकना, वाटरी आइज, आंखों से वाटर, मतलब सॉरी वाटरी नोज, वाटरी नोज, यहाँ पे वाटरी नोज है, वाटरी नोज मतलब नाक से पानी गिरना, फीवर यानी बुखार, वाटरी डिस्चार्ज ऑफ द रेडनेस, और वाटरी डिस्चार्ज होता है उसके बाद में नाक से पानी, आंखों से भी पानी, और रेडनेस, रेडनेस भी आ जाती है, लालिमा भी आ जाती है। ये आपको आंखों से, नाक से सबसे पानी गिरने लग जाता है। कफ, स्नीजिंग, वाटरी नोज, फीवर, वाटर डिस्चार्ज, रेडनेस, ये सिम्टम आपको देखने को मिलते हैं इस स्टेज के अंदर। इन दिस कंडीशन
वाइट ब्लू स्पॉट्स आर फॉर्म इनसाइड द ओरल कैविटी। और जो ओरल कैविटी है उसके अंदर ब्लू स्पॉट और इनसाइड द ओरल कैविटी आपको ब्लू स्पॉट्स, वाइट ब्लू स्पॉट्स जो है ओरल कैविटी के अंदर दिखाई देंगे, विच आर कॉल्ड कॉप्लिक स्पॉट। जो कॉप्लिक स्पॉट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉप्लिक स्पॉट्स किसे कहते हैं और ये कौन सी डिजीज में देखने को मिलता है। तो ये जो है वो मिजल्स के अंदर देखने को मिलता है। मिजल्स में मिजल्स ही आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये मिजल्स यानी खसरा में देखने को मिलता है, खसरा मिजल्स इसमें देखने को मिलता है। ये कॉप्लिक स्पॉट्स जो होते हैं मुंह के अंदर वाइट और ब्लूस कलर के स्पॉट हो जाते हैं, वाइट और ब्लूस कलर के। ये जो है अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ये लाइन वेरी इंपॉर्टेंट है। वाइट और ब्लूस कलर के हो जाते हैं ओरल कैविटी के अंदर, यानी मुंह के अंदर ओरल कैविटी के अंदर, मुंह के अंदर ओरल कैविटी के अंदर ये वाइट और ब्लूस कलर के स्पॉट्स हो जाते हैं, जिसको कॉप्लिक स्पॉट्स कहते हैं। ये मिजल्स के अंदर देखने को मिलते हैं। ये प्रोमोडियल स्टेज जो प्रारंभिक लाक्षणिक अवस्था है, प्रोमोडियल जो स्टेज होती है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। अर्ली सिम्टोमेटिक स्टेज होती है उसके अंदर देखने को मिलते हैं। तो इस स्टेज में कॉप्लिक स्पॉट देखने को मिलते हैं और वो स्किन पे कैसे हो जाते हैं, स्किन के ऊपर वो कॉप्लिक स्पॉट ओरल कैविटी के अंदर व्हाइट और ब्लू कलर के देखने को मिलते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद में नेक्स्ट है, इसके अंदर नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज है जो इरप्टिव स्टेज बोलते हैं। तो फर्स्ट स्टेज तो मैंने बता दिया, प्रोडर्मल स्टेज। प्रोडर्मल स्टेज के बाद में है सेकेंड इरप्टिव स्टेज। ये इरप्टिव स्टेज, ये है इरप्टिव स्टेज। इरप्टिव स्टेज को बोलते हैं आप विस्फुटन अवस्था भी बोल सकते हैं, विस्फुटन अवस्था। मतलब जो ये अवस्था है इसको विस्फुटन अवस्था भी बोल सकते हैं। ये सेकेंड स्टेज है। फर्स्ट स्टेज मैंने प्रोडर्मल स्टेज बता दी। तो इरप्टिव स्टेज, इन दिस स्टेज इज फाउंड 4 to 5 days आफ्टर द इनिशियल सिम्टोमेटिक स्टेज। ये जो है 4 से 5 दिन बाद में, जो इनिशियल स्टेज है उसके बाद 4 से 5 दिन से स्टार्ट होती है। इन विच द रेडिश डल रेसेस अपेयर इन द फेस। जो फेस है उसके अंदर रेडिश डल रेसेस on the face behind the neck and slowly move toward the lower part of the body। उसके behind the neck और जो जिस शरीर पर क्या लाल धुंधले रंग के चकते, लाल धुंधले रंग के चकते आते हैं, लाल धुंधले रंग के चकते। ये जो रेडिश बताया है, रेडिश डल रेसेस अपीयरेंस, लाल धुंधले रंग के चकते जो है वो चेहरे और गर्दन के पीछे दिखाई देते हैं और धीरे धीरे ये नीचे वाले भागों की ओर बढ़ते जाते हैं। ये जो है जो लोअर पार्ट्स हैं, सॉरी यहाँ पे लिखा हुआ है, जो लोअर पार्ट्स की ओर बढ़ते जाते हैं। दिस स्टेज लास्ट इज 5 to 7 days, इज ग्रेजुअली फेड एंड इज लिविंग डार्क कलर्स। और ये धीरे धीरे ये स्टेज 5 से 7 दिन तक रहती है, धीरे धीरे गहरा रंग छोड़ते हुए विलुप्त हो जाती है। जो डार्क कलर छोड़ते हुए ये खत्म हो जाती है, विलुप्त हो जाती है। विलुप्त का मतलब हो गया यहाँ पे खत्म हो जाती है, ग्रेजुअली खत्म हो जाती है, फेड हो जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट जो आपकी स्टेज है वो थर्ड स्टेज है आपकी। नेक्स्ट स्टेज है पोस्ट मिजल स्टेज। पोस्ट मिजल यानी खसरा के पश्चात जो स्टेज है वो थर्ड स्टेज है यहाँ पे, पोस्ट मिजल स्टेज। ये से 2 स्टेज मैंने बढ़ा दी। उसके बाद में थर्ड स्टेज है जो पोस्ट मिजल स्टेज, जो खसरा के पश्चात की अवस्था, खसरा के पश्चात की अवस्था बोल सकते हैं हिंदी में इसको। दिस स्टेज इज द स्टेज आफ्टर द एक्सपोजर। ये एक्सपोजर स्टेज के बाद में स्टार्ट होती है। इन विच द सिम्टम ऑफ द डिजीज डिसअपेयर। डिजीज के जो सिम्टम है वो डिसअपेयर होने लग जाते हैं। इसके अंदर जो सिम्टम आ रहे थे डिजीज के वो डिसअपेयर हो जाते हैं, जो क्या लक्षण खत्म हो जाते हैं और केवल गहरे रंग के धब्बे रह जाते हैं। जो इसके अंदर है डार्क कलर के स्पॉट्स रह जाते हैं, डार्क कलर गहरे रंग के स्पॉट्स जो हैं वो रह जाते हैं, गहरे रंग गहरे रंग के जो धब्बे हैं वो रह जाते हैं, स्पॉट्स रह जाते हैं, रिमेन बट इज टाइमली बट बाय द बाय दिस टाइम द इम्यूनिटी ऑफ द चाइल्ड इज वेरी लो। और जो चाइल्ड की जो इम्यूनिटी है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है
वो बहुत कम हो जाती है, लो हो जाती है, ड्यू टू विच of the other disease are more likely occur. Therefore, the attention should be given of the children so that there is no possibility of other disease. क्या है उसे क्या है अन्य बीमारी होने के चांसेस रहते हैं, तो बच्चों को ध्यान रखना चाहिए। इस कारण बच्चों पर ध्यान दिया जाना चाहिए जिससे क्या अन्य रोग होने की संभावना नहीं रहे, और व्यक्तिगत स्वास्थ्य और प्राणी स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना चाहिए। ये इसके अंदर आप देख सकते हो इस डिजीज के अंदर। तो जो है पर्सनल हाइजीन और इसका भी ध्यान रखना चाहिए, सच एज पर्सनल हाइजीन यानी व्यक्तिगत स्वास्थ्य और जो है पर्यावरणीय स्वास्थ्य, इसका भी ध्यान रखना चाहिए। इसके अंदर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं, जटिलताएं क्या हो सकती है, जटिलताएं जटिलताएं कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है। ड्यू टू लो इम्यूनिटी लो होने के कारण देयर आर अदर मोर लाइकली डिजीज सच एज निमोनिया डिजीज हो सकती है, आई रिलेटेड डिजीज हो सकती है, डायरिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है, डेथ भी हो सकती है। तो पेशेंट में अगर ये अदर डिजीज और उनके कॉम्प्लिकेशन के कारण क्या हो सकता है, बहुत सारी अदर डिजीज भी हो सकती है। तो इसका भी अपन को ध्यान रखना है। जो जटिलताएं क्या देखने को मिलती है, निमोनिया देखने को मिल सकता है, और जो अदर डिजीज हैं वो भी आपको हो सकती है, देखने को मिल सकती है इसके अंदर। अब प्रिवेंशन का मतलब है यहाँ पे रोकथाम। क्या आप रोकथाम कर सकते हैं, रोकथाम आप क्या क्या कर सकते हैं। तो रोकथाम के अंदर है पहला मिजल्स वैक्सीन। जो मिजल्स की जो वैक्सीन है, मिजल वैक्सीन इज गिवन एट 9 मंथ। ये 9 मंथ में दी जाती है। एट बर्थ, जन्म के बाद में जब 9 मंथ हो जाते हैं तब ये मिजल्स की वैक्सीन दी जाती है। और 9 मंथ के बाद में जो ये मिजल्स की वैक्सीन दी जाती है। दिस इज ए टाइप ऑफ ए लाइव वैक्सीन। ये जो वैक्सीन होती है वो लाइव वैक्सीन का टाइप है। ये लाइव वैक्सीन होती है, ये लाइव वैक्सीन होती है। और इन विच 0 पॉइंट जो वैक्सीन देते हैं वो 0.5 ml के करीब देते हैं। गिवन बाय सबक्यूटेनियस रूट। जो रूट दिया जाता है वो सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा दी जाती है। सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा ये वैक्सीन दी जाती है, ना तो IM देते हैं ना IV देते हैं, इसको सबक्यूटेनियस रूट के द्वारा इस वैक्सीन को देते हैं। इट इज अवेलेबल फ्री इन गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर। जो गवर्नमेंट हेल्थ सेंटर होते हैं जैसे आंगनबाड़ी हो गई, सब सेंटर हो गए, SWC हो गए, इनके यहाँ पे ये, और गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो गए, तो ये जो मिजल्स का जो खसरे का जो वैक्सीन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में दिया जाता है। 0.5 ml देते हैं, सबक्यूट रूट से देते हैं, 9 मंथ पे देते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आने वाले एग्जामों में कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो, जैसे सीयूईटी का एग्जाम हो, नर्सिंग के एग्जाम हो, कंपटीशन एग्जाम हो, वहाँ वेरी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं। 9 मंथ में मिजल की वैक्सीन कब लगती है, तो वो 9 मंथ्स के अंदर लगती है। उसके बाद में कितनी डोज होती है, 0.5 ml डोज होती है। कैसे रूट दिया जाता है, सबक्यूट रूट से दिया जाता है। ये दवाई कहाँ पे फ्री में मिलती है, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स वगैरह सेंटर्स जो होते हैं वहाँ पे फ्री में मिलती है। और उसके बाद में ये MMR वैक्सीन, जो मेजल्स मम्स रूबेला से होती है, ये MMR वैक्सीन जो है, MMR जो वैक्सीन है उसके साथ में भी ये मीजल्स मम्स रूबेला साथ में लग जाते हैं। तो MMR वैक्सीन के साथ में भी ये लग सकती है। MMR वैक्सीन इट इज कंबाइंड वैक्सीन। ये कंबाइंड वैक्सीन है, जो मिजल्स मम्स रूबेला, ये तीनों कंबाइंड वैक्सीन के रूप में दी जाती है। जो कंबाइंड वैक्सीन 15 से 18 मंथ्स में जो दी जाती है। उसके साथ में पहले 9 मंथ में लगती है सिर्फ मिजल्स की, और जो ये MMR की जो वैक्सीन है ये आपकी लगती है 15 से 18 मंथ के अंदर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि MMR मिजल्स मम्स रूबेला फुल फॉर्म होती है, उसके बाद में ये कब लगती है, 15 से 18 मंथ में लगती है। विच इज गिव ये सबक्यूट, ये भी सबक्यूट लगती है, सबक्यूट के द्वारा लगती है। और ये भी 0.5 ml लगती है, 0.5 ml लगती है, और ये सबक्यूट लगती है। और इट इज गिवन मिजल्स एज मम्स एंड इम्यूनाइज बाय द रूबेला। ये मिजल्स मम्स रूबेला इसको इम्यूनाइज करते हैं, इसके इम्यूनाइज करने के लिए ये वैक्सीन दी जाती है। उसके बाद में ट्रीटमेंट में क्या ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या इसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, उपचार क्या करना चाहिए।
तो ट्रीटमेंट के अंदर है इसका उपचार जो है ट्रीटमेंट है वो क्या, ट्रीटमेंट में आपको क्या ध्यान रखना है, उपचार में क्या ध्यान रखना है। तो उपचार में आपको ध्यान रखना है ट्रीटमेंट में, हाउएवर देयर नो इफेक्टिव ट्रीटमेंट, इसका कोई इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है। इट इज करेक्ट हिमसेल्फ बट प्रिवेंटेड प्रोग्नोसिस इज फर्दर गिवन इम्यूनाइजेशन विद द 3 days ऑफ इन्फेक्शन। इसका कोई परफेक्ट ट्रीटमेंट नहीं है, ये अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाती है। और ये इम्यूनाइजेशन इम्यूनोग्लोबिन इसको दे सकते हैं, इम्यूनोग्लोबिन विद 3 days ऑफ इन्फेक्शन। इसको आप इम्यूनोग्लोबिन देकर इसे आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। इम्यूनोग्लोबिन होते हैं वो देकर इस इन्फेक्शन को आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। अब कंट्रोल, इसका कंट्रोल कैसे किया जाना चाहिए, नियंत्रण क्या है, नियंत्रण कंट्रोल कैसे किया जा सकता है, नियंत्रण नियंत्रण है वो कैसे कर सकते हैं आप, कंट्रोल कैसे कर सकते हो। तो कंट्रोल के अंदर है द चाइल्ड शुड बी कीप इन आइसोलाइज। आइसोलाइज का मतलब है यहाँ पृथक रखना, सेपरेट रखना। पेशेंट को क्या करना है, सेपरेट रखना है। जिस पेशेंट को इन्फेक्शन हो गया है उसे अलग सेपरेट रखना चाहिए, आइसोलेट रखना चाहिए कि वो दूसरे बच्चों में इन्फेक्शन ना फैला सकते। इम्यूनाइजेशन ऑफ ससेप्टिबिलिटी ऑफ चिल्ड्रन, जिसको सस्पेक्टेड लगे उसका क्या है, इम्यूनाइजेशन करना चाहिए, उसका टीकाकरण कर देना चाहिए और उसे पृथक कर देना चाहिए। इम्यूनाइजेशन पहले से टीकाकरण होना चाहिए। डिसइंफेक्शन, और जो उसके जो इन्फेक्टेड पर्सन है उसकी जो भी थ्रोट और नोज से जो भी सिक्रीशन निकल रहे हैं उनको डिसइंफेक्शन करना चाहिए, विसंक्रमित करना चाहिए उन चीज़ों को। विसंक्रमण के द्वारा विसंक्रमण के द्वारा हम दूसरों में होने से बचाया जा सकता है। तो ये है आज का टॉपिक मिजल्स, जो मिजल्स के अंदर मैंने आपको बताया था। एक फास्ट रिव्यू कर देते हैं, छोटा सा रिव्यू कर देते हैं फास्ट, स्टार्टिंग से। लाइट आई थिंक वापस फिर से चली गई है, तो जो मेरी फोटो है वो शायद क्लियर नहीं आ रही। तो सबसे पहले है मिजल्स, को हिंदी में खसरा कहते हैं और ये वायरल डिजीज है जो कि आरएनए वायरस के द्वारा रूबेला के नाम से भी जाना जाता है, रूबेला के नाम से भी इसे जाना जाता है। उसके बाद में इसका जो एजेंट है वो होता है पैरामिक्सो वायरस, जो पैरामिक्सो वायरस है इसका एजेंट है। उसके बाद में इसको इन्फेक्शियस ऑफ, जो सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है, संक्रमण का स्रोत है वो है खुद इन्फेक्शन पेशेंट, जो है इन्फेक्टेड पेशेंट है वो खुद इसका सोर्स होता है। जो मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, प्रसार की विधि है, वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन के द्वारा खांसने छींकने से ये डिजीज फैल सकती है। इंक्यूबेशन पीरियड इसका 10 से 14 दिन होता है, 2 to 14 डेज होता है इसका। जो जो इंक्यूबेशन पीरियड है ये जो होता है 10 से 14 दिन का होता है। उसके बाद में क्लिनिकल सिम्टम्स इसके अंदर जो दिखाई देते हैं मेनली फीवर, कफ और रेडनेस आइज। जो बुखार है, फीवर है, ये सब मेनली सिम्टम्स इसके अंदर दिखाई देते हैं। फीवर, कफ और रेडनेस ऑफ द आइज एंड रेसेस, बॉडी वाटरी आइज, स्नीजिंग, ये सिम्टम्स आपको देखने को मिलते हैं। उसके बाद में जो अर्ली सिम्टम्स हैं इसके, जो अर्ली सिम्टोमेटिक जो प्रोडर्मल स्टेज है उसके अंदर ये 9 से 10 दिन की होती है। और ये इसके अंदर माउथ के अंदर जो है ब्लूज, व्हाइट और ब्लू स्पॉट्स दिखाई देते हैं, उसे कॉप्लिक स्पॉट्स कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है कि कॉप्लिक स्पॉट्स कौन सी डिजीज में पाए जाते हैं, तो वो मिजल्स के अंदर पाए जाते हैं। इरप्टिव स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है। इसके अंदर ये वो फर्स्ट स्टेज खत्म होने के बाद में 4 से 5 दिन के बाद में आती है। इसमें रेडनेस डल रेसेस आपको देखते हैं, लाल धुंधले रंग के चकते दिखाई देते हैं फेस पे और धीरे धीरे वो लुप्त हो जाते हैं। थर्ड स्टेज के अंदर ये डिसपेयर हो जाते हैं, गहरे भूरे रंग के जो निशान हो जाते हैं उसके अंदर। उसके बाद में कॉम्प्लिकेशन के अंदर निमोनिया वगैरह, डायरिया देखने को मिल सकता है, डेथ हो सकती है, रेस्पिरेटरी डिजीज हो सकती है। प्रिवेंशन के लिए आपको 9 मंथ में मिजल्स का टीका लगाना चाहिए, 0.5 ml सबक्यूट देना चाहिए 9 मंथ पे। और एमएमआर का टीका जो है वो 15 से 18 मंथ के अंदर एमएमआर का टीका लगता है, वो भी सबक्यूट लगता है और सबक्यूट दिया जाता है, ये भी सबक्यूट दिया जाता है, 0.5 ml दिया जाता है। ट्रीटमेंट में कोई इसका इफेक्टिव ट्रीटमेंट नहीं है, इसे सिर्फ कंट्रोल किया जा सकता है। आइसोलाइज्ड पेशेंट को इम्यूनाइज करो और उसको इम्यूनोग्लोबिन दे सकते हैं फर्दर इन्फेक्शन के रोकने के लिए। थैंक यू सो मच। क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।